सभी का स्वागत है कंपटीशन पिंच के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां पर यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए संकल्प बैच चलाया जा रहा है, जहां पर आज यूपी जीके की पहली क्लास होगी। यूपी जीके की पहली क्लास होगी। हिस्ट्री की ऑलरेडी 2 क्लासेस हो चुकी हैं और आज तीसरी क्लास भी रिकॉर्ड हो जाएगी और आपको शाम तक या फिर कल सुबह देखने को मिल जाएगी। एक मिनट। ठीक है, अभी देखते हैं कि आपको हिस्ट्री की 2 क्लासेस मिल चुकी हैं। जो आपकी तीसरी क्लास आएगी वो वैदिक सभ्यता की आने वाली है। अब आपसे मैं वादा करता हूँ, आप इन क्लासेस को अगर करके जाते हैं तो आपको और कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। बस आप अपने शॉर्ट नोट जो आपने बनाए हैं और जो जो भी बुक आपके पास है उसको एक बार पढ़ लेंगे। बाकी इन सीट्स को 2-3 बार पढ़ लेंगे, काफ़ी होगा। ठीक है, और ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा। क्यों नहीं बोलूँगा? क्योंकि एग्ज़ामिनेशन के बाद जब एग्ज़ामिनेशन हॉल से निकलेंगे और जिसने जिसने भी पढ़ा होगा सिर्फ वो चीज़ें आपको बताएगा। ठीक है ना? मेरे सब्सक्राइबर्स के ऊपर मत जाइएगा कि इसके इतने सब्सक्राइबर्स तो क्या ही कर लेगा ये। ठीक है, अगर आप भी रोना नहीं चाहते हैं एग्जामिनेशंस में डोगेश भाई की तरह, तो भैया हमको सब्सक्राइब कर लो और आज से ही इस बैच से जुड़ जाओ। आज से ही इस बैच से जुड़ जाओ, फिर उसके बाद आप यही कहो कि ये तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। ठीक है, यूपी पुलिस संकल्प बैच, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको पहले दे दिया। आज हम लोग पहली क्लास करने वाले हैं यूपी जीके की। यूपी जीके की हम लोग पहली क्लास करने वाले हैं, जहाँ पर आपका एक समग्र दृष्टि, जिसमें छोटी छोटी जानकारी सभी फील्ड में आपको एक मिनट, छोटी छोटी जानकारियाँ आपको सभी फील्ड में दी जाएंगी। जैसे आपका एक छोटा सा आपको एक ओवरव्यू दिया जाएगा, भौगोलिक एरिया कैसा है इसका, आर्थिक स्थिति क्या है यूपी की, उत्तर प्रदेश की प्रमुख चीज़ें क्या हैं, मतलब हर एक टॉपिक से एक निचोड़ आपको इसमें दिया जाएगा। चलो तो चलो शुरू करते हैं हम। आपको यहाँ पे यूपी का मैप दिख रहा होगा। यूपी का मैप दिख रहा होगा। इसकी राजधानी क्या है? आपकी लखनऊ इसकी राजधानी है और इसके जस्ट बगल में बाराबंकी है। लखनऊ का पड़ोसी हरदोई है, लखनऊ का पड़ोसी सीतापुर है, उन्नाव है और आपका कानपुर है और आपका रायबरेली और उन्नाव है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा ये गलत मैप बना हुआ है, कानपुर नहीं है। ठीक है, कन्नौज आपका इसका पड़ोसी हो जाता है। उसी तरह आपके इधर प्रयागराज है और आप जब देखेंगे कि सबसे पूर्वी बोलेंगे तो आपका बलिया हो जाएगा। ये चीज़ आगे दी गई है, आप इस मैप से सिर्फ विजुअलाइज कर सकते हैं चीज़ों को। यहाँ पर आपको गोविंद वल्लभ पंत सागर झील देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अभी आगे देखते हैं। इसको पॉज करके अच्छे से आप देखेंगे इसको और आगे बढ़ जाएंगे, इसमें ज़्यादा देखने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश की भौगोलिक और सीमावर्ती स्थिति को पढ़ेंगे। सिर्फ अक्षांश रटना काफ़ी नहीं है, मैप की बारीकियों को समझना होगा। अगर आपके पास मैप है और सामने आपके मैप रखा हुआ है तो वो बहुत बढ़िया है, आप उसको देखिए और वहाँ से आप चीज़ों को पढ़िए। ठीक है, चलो। प्राचीनतम यानी कि जो गोंडवाना लैंड था यूपी, देखो पहले दो दो स्थिति होती थी आपकी। एक तो गोंडवाना लैंड था और एक अंकारा लैंड था। जब ये आपस में जुड़े थे, जो आपका गोंडवाना लैंड था वो भूभाग था और जो अंकारा लैंड था आपका वो अफ्रीका वाला क्षेत्र था। और जो ये आपका उत्तर प्रदेश है गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। गोंडवाना लैंड यानी कि जो पहले से यहाँ पर स्थित था। अब इसकी बात करते हैं। अक्षांशीय क्या होता है? लैटिट्यूड जो इसका है वो अक्षांशीय विस्तार है 23 डिग्री 52 मिनट, यानी उत्तरी अक्षांश पर है। कौन सा है? उत्तरी अक्षांश लेकर के 30 डिग्री 24 मिनट का आपका उत्तरी अक्षांश तक ये फैला हुआ है। देशांतरीय अक्षांश आपका कितना है, मतलब देशांतर कितना है? देशांतर इसका लगभग एक मिनट, यहाँ पे एक जानकारी और दूंगा, पहले देशांतर समझ लो। देशांतर क्या है आपका? 77 डिग्री और 3 मिनट से लेकर के 84 डिग्री 39 मिनट तक आपका पूर्वी देशांतर ये फैला हुआ है। पूर्वी देशांतर ये आपका फैला हुआ है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कि ये आपका कुल, मतलब इसका एक कुल जो टोटल आता है, टोटल अक्षांशीय विस्तार आपका कितना है? तो टोटल है आपका 6 डिग्री 32 मिनट। याद रखेंगे टोटल है आपका, यानी कि ये कुल है, ये कुल है। और आपका जो देशांतर वाला विस्तार है, देशांतरीय विस्तार है, इसका जो आपका कुल वाला है लगभग ये आपका 7 डिग्री 36 मिनट है। 7 डिग्री 36 मिनट आपका ये कुल यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, और कुल में उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल की बात करूँ तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है।
भारत का कुल क्षेत्रफल 7.33 है। ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं जो आपको याद रखने होंगे। और अभी आप देखेंगे ना तो कहेंगे कि भैया कुछ तो दम है इसमें। क्षेत्रफल में स्थान कौन सा है? उत्तर प्रदेश का चौथा है। पहले पे आपका राजस्थान है, दूसरे पे मध्य प्रदेश है, तीसरे पे महाराष्ट्र है, चौथे पे आपका यूपी आ जाता है। और यहाँ पे ये चीज़ एक फैक्ट है आपका, 2 जून 2014 में आपका तेलंगाना का गठन हुआ था। किससे टूटा था? ये आंध्र प्रदेश से टूटा था। और पहले और इससे पहले आपका यूपी जो था वो 5वें स्थान पर था। चौथे स्थान पर कौन होगा? तो एपी यानी कि आंध्र प्रदेश चौथे स्थान पर होगा, है ना। अभी चलो आगे बढ़ते हैं। अभी इस मैप के थ्रू हम समझ लेते हैं कि हमारा विस्तार कैसा है, भौगोलिक विस्तार एवं दशाएं कैसी हैं। तो एरिया मैंने आपको बता दिया, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। भारत का 7.33% आपको देखने को मिलेगा, है ना। 2.33% देखने को मिलेगा। और उत्तर यूपी के पूर्व में आपको 2 राज्य यानी कि बिहार झारखंड पड़ोस में देखने को मिलेंगे। और दक्षिण में जो पड़ोसी राज्य हैं वो आपके हैं आपके मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। और इसमें आपके पश्चिम में कौन से? हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान है। और उत्तर पश्चिम में आपका हिमाचल प्रदेश है। ये जो क्षेत्र है आपका, ये तराई क्षेत्र है और भाबर क्षेत्र है। यहाँ पे शिवालिक रेंज है। अब ये रेंज जो है शिवालिक रेंज है, इसको हम जियोग्राफी में पढ़ेंगे, ठीक है। और उत्तर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनती है जो कि उत्तराखंड तो अपना राष्ट्रीय है, बाकी जो नेपाल है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है ना। और ये आपकी यहाँ से कौन सी आपका ग्लेशियर है? यहाँ पे गंगोत्री ग्लेशियर से आपकी ये गंगा निकलते हुए आपका लखनऊ, सॉरी माफ करना, कानपुर से होते हुए आपका ये प्रयागराज में इसका संगम हो जाता है यमुना के साथ में। यहाँ पर ये संगम है। और ये जो यमुना है ये आपका कौन सी नदी है? ये आपका ये यमुना है, ठीक है ना। तो ये जो नदी यहाँ पर आई है ये यमुना है। और ये यमुनोत्री ग्लेशियर यहाँ से निकलती है, ओके। और ये जो यहाँ पर दिया गया है ये कौन सी है? तो यहाँ पर रामगंगा है। रामगंगा है। और ये किस साइड में है आप ये बताएंगे। तो गंगा के जो आपका उत्तरी साइड है, उत्तरी साइड में आपका ये उत्तरी साइड से आपकी रामगंगा आती है। और दक्षिणी साइड यानी कि बाएं हाथ से कहेंगे तो रामगंगा है और दाएं हाथ से कहेंगे तो आपका यमुना आ जाती है। और ये गंगा के साथ आके मिल जाती है यहाँ पर। और जो ये नदी है यहाँ पर ये ऐसे नेपाल से निकलते हुए आती है। ये है आपकी घाघरा। यहाँ पे गलत लिखा था तो मैंने इसको काट दिया है। और यहाँ पे ये आपकी घाघरा है, ठीक है। देशांतरीय और अच्छा यहाँ पे विस्तार आपको देखने को मिल जाएगा। और पश्चिम में दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, यहाँ से आपको चीज़ें लिखी हुई हैं। और ये यहाँ पर ये देख लेंगे आप। अभी देखते हैं भौगोलिक आयाम और सीमांत जिला जो कौन कौन से हैं उत्तर प्रदेश के। सबसे उत्तरी जिला आपका सहारनपुर है। सबसे उत्तरी जिला आपका क्या है? सहारनपुर आपका सबसे उत्तरी जिला है। और इसकी लंबाई पूर्व से पश्चिम 650 किलोमीटर है। यानी कि पूर्व से यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसकी लंबाई यहाँ तक जो है वो 650 किलोमीटर है। लेकिन एक चीज़ इसमें मिस है, आपकी जो दक्षिण से लेकर के उत्तर तक इसकी है लंबाई वो करीब करीब 240 किलोमीटर है। कितनी है? 240 किलोमीटर। और जब इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रॉक्स में आपका 2,40,928 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया निकल के आएगा, है ना। चलो, सबसे पूर्वी जिला आपका बलिया है। दक्षिणी सबसे जिला आपका सोनभद्र है। कौन सा है भैया? सोनभद्र आपका सबसे दक्षिणी जिला है। और सबसे पश्चिमी जिला आपका शामली है। तो ये चीजें आप 2-3 बार जब इन स्लाइड्स को पढ़ेंगे ना तो आसानी से चीजें याद हो जाएंगी आपको। अभी देखते हैं यानी कि सीमाओं का चक्रव्यूह कैसा बना हुआ है। यहां से आपका असली मजा शुरू होगा। चलो देखो, यूपी की सीमा जो है वो 8 राज्य प्लस 1 केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूटी बनाता है। वो कौन कौन से उनको हम क्रम से और मैप्स के थ्रू अब समझने वाले हैं। उत्तर में आपका एक उत्तराखंड पड़ता है, उत्तर में आपका नेपाल पड़ता है, पश्चिम में हरियाणा पड़ता है, पश्चिम में दिल्ली पड़ता है। तो आप याद रखेंगे उत्तराखंड से आपके जो स्पर्श करने वाले जिले हैं, उत्तराखंड से यूपी के जिले कितने जिले करते हैं? तो 7 जिले करते हैं। याद रखना 7 जिले स्पर्श करते हैं। वो कौन कौन से हैं? सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत, ठीक है। फिर उसके बाद आपके उत्तर में एक नेपाल है जो इंटरनेशनल बॉर्डर बनाता है जिसमें 7 जिले इसमें भी लगते हैं।
तो पीलीभीत, लखीमपुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। अगर आप रिलेट कर पाए तो आप नेपाल को, नेपाल के पड़ोसी मतलब नेपाल के ऐसे जो जिले हैं, जो भारत के जिले हैं, उत्तर प्रदेश के जिले हैं जो नेपाल से बॉर्डर लगाते हैं, आप उनको इस ट्रिक के थ्रू विजुअलाइज कर सकते हैं और चीज़ों को याद रख सकते हैं। पीली खीर खाकर बहरे श्रवण ने बल से सिद्धार्थ को मारा, है ना। तो पीलीभीत, लखीमपुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। फिर उसके बाद हरियाणा से 6 जिले बनाते हैं। कौन कौन से हैं आगे मैप के थ्रू समझेंगे। और दिल्ली से आपके 2 जिले गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर बनाते हैं। चलो अभी देखते हैं। पश्चिम में आपका राजस्थान है, राजस्थान से 2 जिले आगरा और मथुरा बनाते हैं। फिर उसके बाद दक्षिण में आपका मध्य प्रदेश पड़ता है और जिसमें 11 जिले। सर्वाधिक लंबी सीमा आपकी 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 लॉन्गेस्ट सीमा जो आपकी बनाती है, लॉन्गेस्ट बनाती है वो है आपकी एमपी से मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से आपकी सबसे लंबी सीमा साझा करता है आपका उत्तर प्रदेश से। फिर छत्तीसगढ़ आता है, सिर्फ एक जिला सोनभद्र, सिर्फ एक जिला जो है आपका सोनभद्र, जो कि यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या होता है यूपी में, मतलब पावर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का पावर हाउस है ये सोनभद्र। और बिहार क्या है, बिहार के 7 जिले हैं, मतलब बिहार से 7 जिले उत्तर प्रदेश के लगते हैं। झारखंड से केवल एक जिला लगता है, वो भी सोनभद्र है ना। और हिमाचल प्रदेश से आपको केवल एक जिला है जो सहारनपुर सबसे छोटी सीमा साझा करता है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है आपके लिए। सोनभद्र भारत का एकमात्र जिला है जो 4 राज्यों को छूता है, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, ये आप याद रखेंगे। दूसरा है सहारनपुर, 3 राज्यों को छूता है। और ललितपुर मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है, जैसे त्रिपुरा बांग्लादेश से घिरा हुआ है, उसी तरह ललितपुर आपका मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। बदायूं यूपी के अंदर सबसे ज्यादा जिलों 9 जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो याद रखेंगे बदायूं जो है उत्तर प्रदेश का बदायूं जो है वो सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है जिलों के साथ में, जो उत्तर प्रदेश के जिले हैं। कितने जिले हैं उन संख्या, उनके जिलों की संख्या है 9। तो 9 जिलों की संख्या है जो आपका बदायूं साझा करता है। चलो अभी समझ लेते हैं आपका उत्तर प्रदेश की जो सीमाएं हैं वो 8 राज्य प्लस 1 केंद्र शासित प्रदेश से हैं। तो आपका यूपी का मैप तो आपको यहाँ पर दिख रहा है साफो साफ, यूपी का मैप तो आपको यहाँ पर दिख रहा है साफो साफ, है ना। फिर उसके बाद यहाँ पर हरियाणा आपका है, हरियाणा है, उसके बाद उत्तराखंड है, फिर आपका राजस्थान है और आपका हिमाचल प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, बिहार है। आंख बंद, पहले आप इसको देखो, फिर आंख बंद बंद करके विजुअलाइज करो, चीजें रट जाएंगी क्लास में, है ना। बाकी यहाँ पर तो आपका नेपाल है, तो यहाँ पर सिर्फ राज्य की बात, मतलब इंडिया में जो जो आपके राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी बात चली है, इसलिए हमने यहाँ इंटरनेशनल बॉर्डर को कंसिडर नहीं किया है। अभी देखते हैं उत्तर प्रदेश के वे जिले जो उत्तराखंड से सीमा बनाते हैं। तो उत्तराखंड से कौन कौन सीमा बनाते हैं इस पर ध्यान रखेंगे। सहारनपुर सीमा बनाता है उत्तराखंड के साथ में, मुजफ्फरनगर बनाता है आपका उत्तराखंड के साथ में, बिजनौर बनाता है उत्तराखंड के साथ में, और मुरादाबाद आपका उत्तराखंड के साथ में बनाता है, रामपुर आपका उत्तराखंड के साथ में बनाता है, बरेली जो है आपका ये भी उत्तराखंड के साथ में बनाता है, और पीलीभीत आपका ये भी उत्तराखंड के साथ बनाता है। हो सकता है आपको यहाँ पे थोड़ा सा मैप में कंफ्यूजन हो जाए, क्योंकि थोड़ा सा बॉर्डर लाइन इसने गड़बड़ की है, थोड़ा सा इसने बॉर्डर लाइन जो है वो आपका गड़बड़ की है। आपका एक देखो बिजनौर हो गया, और बिजनौर के बाद आपका एक पीलीभीत हो गया, रामपुर हो गया, पीलीभीत ओके, और पीलीभीत हो गया, पीलीभीत आपका यहाँ पर होना चाहिए, थोड़ा सा इसने शिफ्ट करके इधर कर दिया है। और जो आपका सहारनपुर है, सहारनपुर भी आपका ये एरिया सहारनपुर का होता है, इसने तो एक राज्य यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है। सहारनपुर के नीचे आपका कौन सा राज्य पड़ जाता है, सहारनपुर के नीचे ये आपका ये शामली पड़ जाता है, ये आपका शामली होना चाहिए था। तो चलो आपको नाम को याद रखने की जरूरत है, बाकी आप मैप अपने टेबल पर लगा के रखें, वहां से चीज़ों को विजुअलाइज करें। ओके, यही है, कुछ तो गलतियां हो ही जाती हैं। ये देखो यहाँ पर ये पीलीभीत इसको दिखा रहा है, अभी पीलीभीत इसको दिखा रहा था, अभी पीलीभीत इसको दिखा रहा है। तो आपको मेन मोटो यहाँ पर क्या है, आपको जस्ट नाम याद रखने हैं, है ना, आपको नाम याद रखने हैं, इसीलिए मैं मैप के थ्रू यहाँ पर लाया हूँ, है ना। तो पीलीभीत आपका नेपाल से बॉर्डर बनाता है, बहराइच से बॉर्डर बनाता है, लखीमपुर खीरी आपका जो है वो आपका नेपाल से बॉर्डर बनाता है, श्रावस्ती नेपाल से बॉर्डर बनाता है, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज ये आपके नेपाल से बॉर्डर बनाते हैं। बहराइच आपको यहाँ दिखा रहा, बहराइच आपका बल्कि इधर है। चलो
अब इसको देखता हूँ, फिर मैं सही करूँगा इसको, है ना। इसके लिए मैं सॉरी, मैंने चीज़ों को रीचेक नहीं किया मैप्स में, बाकी तो सब में कर लिया था। चलो कोई बात नहीं। नाम पर आप ध्यान देंगे, यहाँ पर किस पे आप ध्यान देंगे, नाम पर ध्यान देंगे। फिर हरियाणा से आपका सहारनपुर बनाता है बॉर्डर, शामली बनाता है आपका। शामली यहाँ पर होगा, ये जो है आपका, ये बागपत के बगल में है, ये आपका शामली होगा बागपत के ऊपर, ये आपका नीचे वाला बागपत होगा, ये और ये आपका शामली होगा। तो आगे पीछे नाम है, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। सहारनपुर आपका हरियाणा से बॉर्डर बनाता है, शामली आपका हरियाणा से बॉर्डर बनाता है, बागपत और गौतम बुद्ध नगर आपके हरियाणा से बॉर्डर बनाते हैं, अलीगढ़ हरियाणा से बॉर्डर बनाता है, मथुरा आपका हरियाणा से बॉर्डर बनाता है। इन चीज़ों को याद रखेंगे, मैं फिर से आपसे बता देता हूँ, मैप पर मत जाना, नाम को याद रखने की कोशिश करना, ठीक है। अभी देखते हैं, दिल्ली सिर्फ 2 से बनाता है, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर, याद रखेंगे इसको। और आपका जो बिहार है, यानी कि महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, गाजीपुर, बलिया, चंदौली और जो सोनभद्र है आपका बिहार से ही बनाता है। और आपका झारखंड से सिर्फ एकमात्र जिला है जो झारखंड से आपकी सीमा साझा करता है। अभी देखेंगे जो मध्य प्रदेश से हैं वो आपका और छत्तीसगढ़ से कौन कौन से आपके सीमा साझा करते हैं। तो छत्तीसगढ़ से मात्र एक जिला है जो आपका सोनभद्र, वही आपका यहाँ पर सीमा साझा कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर। ललितपुर आपका यहाँ पर है, ये है आपका ललितपुर, यहाँ पर दिया है बेवकूफ़, है ना। फिर ललितपुर है आपका, बांदा, महोबा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर और आपका सोनभद्र जो है आपके मध्य प्रदेश से बनाते हैं, ठीक है। अभी आगे देखते हैं, हिमाचल प्रदेश से आपका एक, यानी कि सहारनपुर जो है आपका, वो सिर्फ और सिर्फ सहारनपुर ही आपका एक ऐसा जिला है उत्तर प्रदेश का जो आपका क्या बोलते हैं इसको, हिमाचल प्रदेश से आपका सीमा साझा करता है। उसके बाद आपका राजस्थान से 2 राज्य हैं आपका, एक तो जिले हैं जो मथुरा हो गया और आपका आगरा हो गया। चलो अब इसका एक रिवीजन कर लेते हैं। कुल सीमा 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश जो कि दिल्ली से मिलती है। सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश के साथ में 11 जिलों से संपर्क बनाती है, याद रखेंगे इसको। सबसे छोटी सीमा हिमाचल प्रदेश के साथ केवल सहारनपुर की है। अनूठा सोनभद्र मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड तीनों से जुड़ता है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, चारों से जुड़ता है। बिहार होगा यहाँ पर, एक चीज मिस है, बिहार, है ना। बिहार, जो चीज मिस हो गई उसके लिए आप चिंता नहीं करेंगे, मैं उसको सही कर दूंगा। उत्तरी प्रहरी सहारनपुर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा तीनों को छूता है। मतलब जो उत्तरी प्रहरी यानी कि इसको उत्तरी प्रहरी कहते हैं, सहारनपुर का एक नाम है जिसको, नाम क्या जस्ट एक कैसे कहा जाता है, उत्तरी प्रहरी है। तो सहारनपुर जो है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा तीनों को छूता है, एक ऐसा जिला है ये। दिल्ली एनसीआर से जुड़ा आपका गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर की सीमा बनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल के साथ 7 जिले जैसे लखीमपुर खीरी इत्यादि वगैरह लगते हैं, मैंने आपको बता दिए हैं ये सब चीज़ें। राजस्थान से स्पर्श करता है मथुरा और आगरा, और पूर्वी छोर में बिहार के साथ बलिया, देवरिया आदि जिले जुड़े हुए हैं। एकल संपर्क देखा जाए तो छत्तीसगढ़ और झारखंड और छत्तीसगढ़ केवल सोनभद्र से मिलते हैं। पूरा हो गया। अभी समझते हैं कि एनसीआर, एक मिनट, एनसीआर के बारे में समझेंगे, जो आपका राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है। तो आप ये बताएंगे कि इसका जो प्रमुख संविधान संशोधन था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, वो कौन सा था। तो आपके ये 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1991 में इसका मतलब इसको पारित किया गया था आपकी संसद में। उसके बाद में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो कि एनसीआर बन गया था। अब इसमें आपके कितने जिले आते हैं, इसमें 8 जिले आते हैं। कौन कौन से हैं, मेरठ है, गाजियाबाद है, गौतम बुद्ध नगर है, बुलंदशहर है, हापुड़ है, बागपत है, मुजफ्फरनगर है, शामली आपका सबसे अंत में आता है। तो आपको ये क्रम भी याद रखने की जरूरत है, इसे क्रम याद रखने की जरूरत नहीं है, बट आप एक बार कोशिश करेंगे इसकी, लेकिन क्रम याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। बस आप नाम इनके याद रखें, बाकी 2-3 बार पढ़ेंगे अपने आप, चीज़ें आप ऑप्शन से इजीली रिलेट कर पाएंगे। अभी समझते हैं कि दिल्ली एनसीआर का जो एक पूरा क्यों बनाया गया, कब बनाया गया, कैसे बनाया गया, तो ये हम चीज़ें यहाँ पर समझेंगे। देखो, ऐतिहासिक इसकी पृष्ठभूमि क्या रही है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा है। स्वतंत्रता के बाद दिल्ली पर जनसंख्या दबाव हो गया, हमेशा लोग विकसित क्षेत्र की तरफ ही भागते हैं, काम ढूंढने के लिए या फिर बसने के लिए, जैसा भी है ना। इसका विचार जो है 1962 के मास्टर प्लान में पहली बार प्लानिंग रीजन की अवधारणा थी। इसकी जो अवधारणा क्या थी, प्लानिंग रीजन थी। प्लानिंग रीजन मतलब प्लानिंग क्षेत्र एक टाइप का, जो एकदम वेल प्लान्ड सिटी टाइप की होती है ना, स्मार्ट सिटीज या इस तरह का समझ लें आप। न्यू रखी एनसीआर प्लानिंग बोर्ड
एक्ट आया था आपका 1985 में, और ये पारित कब हुआ था, ये कौन संवैधानिक दर्जा कब मिला था तो इसका, तो 1991 में इसको पूरे का पूरा इसको दर्जा मिल गया था। शायद वो चीज़ इसमें नहीं लिखी है, हाँ जी नहीं लिखी है, कोई बात नहीं, आप याद रखेंगे, ठीक है। ये वैधानिक दर्जा मिला है आप। फिर संकल्पना और विस्तार, दिल्ली से भीड़ कम करना, संतुलित क्षेत्रीय विकास, और 24 जिले, हरियाणा के 14 जिले हैं, यूपी के 8 और राजस्थान के 2 जिले हैं, प्लस दिल्ली एनसीटी शामिल है। मॉडल कॉमन इकोनॉमिक जोन के रूप में एकीकृत इसको किया गया है। और आप वर्तमान स्वरूप में प्रशासन देखें, संरचना 4 राज्यों का अनूठा अंतरराज्यीय क्षेत्र प्रशासन एनसीआर प्लानिंग बोर्ड द्वारा क्षेत्रीय योजनाएं बनाई जाती हैं। किसके द्वारा बनाई जाती हैं? एनसीआर प्लानिंग बोर्ड के द्वारा क्षेत्रीय योजनाएं बनाई जाती हैं। सहयोग केंद्र और राज्य दोनों का इसमें साझा रहता है। और यहाँ पर प्रमुख विशेषताएं देखें तो आर्थिक केंद्र, देश की जीडीपी में सबसे बड़ा योगदान जो है यहाँ पर इसका है। उद्योग व सेवा हब टाइप का कहा जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे एक्सप्रेसवे, मेट्रो, आरआरटीएस, रैपिड रेल जिसको कहते हैं, और जैसे विश्व स्तरीय कनेक्टिविटी है। शहरीकरण में गुरुग्राम, नोएडा, फरीदाबाद जैसे सैटेलाइट शहरों का उदय हुआ है इसमें। सतत विकास यानी कि प्रदूषण नियंत्रण और हरित क्षेत्र पर जोर देना है। स्मार्ट कनेक्टिविटी और रेजिलियंट सिटीज लाइक भविष्य के लिए तैयार करना, आपदा रोधी शहरों का निर्माण करना, ऐसा कुछ बनाया गया है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कुछ आपदा रोधी है। क्यों नहीं है? क्यों है? आप गुरुग्राम जाएंगे, हरियाणा जाएंगे या फिर दिल्ली जाएंगे, तो पानी अगर गिर गया तो वो समय 2-3 घंटा पीछे आप चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? मान लो आपको 10 किलोमीटर जाना है नॉर्मल डेज में, 10 किलोमीटर जाना है, आपको यहाँ पर 1 घंटे लग रहे हैं, जस्ट एग्जाम्पल लिया, 1 घंटे लग रहे हैं, और पानी गिर गया तो यही आपका 1 घंटे 3 घंटे कब बन जाएंगे पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि इतना अव्यवस्था फैल जाती है वहां पर। और गुरुग्राम में तो आपकी कमर से ऊंचा ऊंचा पानी भर जाता है। हमेशा सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक होता है हेड, एक होता है टेल, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है निगेटिव। तो आपको पॉजिटिव पॉजिटिव दिखाया गया है, बट आप ऐसे बुद्धिजीवी टाइप के बनिए और निगेटिव पॉइंट को भी पकड़िए और पॉजिटिव पॉइंट्स को भी पकड़िए, कोई भी गवर्नमेंट हो। चलिए आगे बढ़ेंगे। अभी देखते हैं जनगणना ओवरव्यू देखेंगे। जनगणना की मैं एक स्पेशल क्लास ले लूँगा, जनगणना की मैं एक स्पेशल क्लास लूँगा जिसमें A to Z जनगणना पढ़ाई जाएगी। वो इसी बैच का एक हिस्सा होगा वो वीडियो। यहाँ पर हम एक जस्ट ओवरव्यू लेंगे। मैंने क्या कहा, यहाँ पे एक नज़र में हम लोग यूपी को देख रहे हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 2011 के अनुसार कितनी है? तो आपकी 19,98,000, माफ करना 19,98,12,341, इसकी लगभग 20 करोड़ की इसकी जनसंख्या है। भारत का इसका 16.51 यानी 16.5% का हिस्सा जनसंख्या होल्ड करता है उत्तर प्रदेश। विश्व में स्थान इसका यदि देश होता तो 5वां स्थान होता, अगर होता तो। यहाँ पर यहाँ के पुरुष आपके कितने प्रतिशत साक्षर हैं? तो आपके 52.29% पुरुष यहाँ के आपके, मतलब इतने पुरुष हैं, साक्षरता नहीं है सॉरी, यहाँ पे इतने आपके पुरुष हैं। और महिलाएं देखें तो 47.71 यहाँ पर आपकी महिलाएं हैं। और दशकीय वृद्धि क्या है? 2001 से 11 के दौरान वृद्धि इसकी 20.22% हुई थी। वार्षिक वृद्धि दर 1.85 है। और इतिहास इसका क्या रहा है? 1911 से 1921 के दौरान जनसंख्या घटी थी। इसे हम महाविभाजक वर्ष कहते हैं, जो कि आपका एक पूरे भारत में भी ये लागू होता है। यूपी का जनघनत्व तो 829 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर है। भारत का जनघनत्व जो है वो 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। अभी देखते हैं इधर पुरुष आपके कितने हैं? करीब 10.44 करोड़ आपके पुरुष हैं। 10.44 करोड़ आपके पुरुष हैं, आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। और 52.29%, अगर प्रतिशत में देखा जाए तो 52.29% आपको पुरुष देखने को मिल जाएंगे उत्तर प्रदेश में, है ना। और महिला कितनी है? 9.53 करोड़ है, और सिर्फ 47.71% होंगी। अगर पुरुष साक्षरता की मैं बात करूँ तो 77.3% यहाँ पे मेल जो हैं ये आपके लिटरेट है ना। और फीमेल कितनी है? 57.2% जो महिलाएं हैं वो आपकी पढ़ी लिखी हैं, या फिर अपना नाम लिख लेती हैं, पढ़ लेती हैं, समझ लेती हैं, बोल लेती हैं। और लिंगानुपात की भारत का हिस्सा जो 16.5 है। विश्व में स्थान अगर होता तो, यदि देश होता तो ये आपका 5वां स्थान होल्ड कर रहा होता। लिंगानुपात कितना है? 912 विमेंस पर 1000 मेल, ये आपका लिंगानुपात यहाँ का बन जाता है। कुल साक्षरता देखा जाए तो 67.7 है, ओके। दशकीय वृद्धि कितनी हुई थी? 20.23 या फिर 20.
6.22 के करीब आप इसको कहेंगे। ऑप्शन में जैसा आता है उसी हिसाब से लगाएंगे। राष्ट्रीय औसत कितनी रही है? 17.7 रही है। देखा जाए दशकीय वृद्धि यूपी में रही है 1 से लेके 11 तक, वो रही है 20.21, और राष्ट्रीय औसत क्या रहा है? 17.7 से अधिक है, मतलब इससे। ओके, ठीक है। मतलब 2001 से ऐसा ग्रो हुआ है, 2011 तक आपका इतना बढ़ गया है, ये यहाँ पर चीजें दिखाई गई हैं। पिछली वृद्धि जो 91 से 2001 में हुई थी वो 25% से गिरावट आई थी उसमें, है ना। इसमें कितनी आई थी? इसमें वृद्धि आई है, यहाँ पर गिरावट आई है। फिर देखते हैं जनघनत्व 829 है, राष्ट्रीय औसत 382 है, दोगुना ज्यादा है करीब। राज्यों का स्थान चौथा, बिहार, बंगाल, केरल के बाद आपका यूपी का स्थान आता है। लिंगानुपात क्या है? 6 क्या है तो मैं बता चुका हूँ आपको। और भारत का 943 है, यूपी से पीछे है करीब। और शिशु लिंगानुपात जो है वो आपका 0 से 6 वाला जो है बच्चों वाला है, वो आपका ये क्या है? ये अच्छा, ये ऐसे ही लिखा हुआ है, तो 902 है आपका, ये 902 है आपका, ठीक है। साक्षरता को देखेंगे, लिटरेसी की कुल 67.7 है टोटल, और मेल की कितनी है? 77.3 है, और महिला की 57.2 है। सर्वाधिक साक्षरता आपकी गौतम बुद्ध नगर में है, न्यूनतम साक्षरता आपकी श्रावस्ती में है। चलो एक बार यहाँ पे हम अंतिम बार जनगणना का एक व्यापक सामाजिक आर्थिक और हर तरीके से हम इसको देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। महिलाएं कितनी है? 912 है। शिशु लिंगानुपात 900 तो है। राष्ट्रीय औसत कितना है? 943 है ना। तो शिशु लिंगानुपात देखा जाए तो यहाँ पे आपका कम है। ग्रामीण लोग कितने हैं? 77.7% आपके ग्रामीण लोग हैं। शहरी लोग करीब 22.3 लोग हैं, जो कि 1 करोड़ में दिया जाए तो चीजें नीचे लिखी हुई हैं। ओके, साक्षरता देखी जाए तो कुल साक्षरता आपकी 67.7% है, और पुरुष जो है आपके 77.3% है। महिला कितनी है? 57.2% है। और राष्ट्रीय औसत कितना है आपका? मतलब राष्ट्रीय औसत 73% से कम है यहाँ पर, है ना, क्योंकि 81% के करीब आपका राष्ट्रीय है। एक बार यहाँ पर देख लेते हैं जनगणना, सॉरी जनसंख्या जो है आपकी सबसे ज्यादा प्रयागराज में है, याद रखेंगे। सबसे ज्यादा जनसंख्या आपकी कहाँ की है? प्रयागराज की। सबसे कम आपकी महोबा की है ना। सबसे ज्यादा प्रयागराज की जनसंख्या है, उसके बाद महोबा की है सबसे कम। महोबा की सबसे कम आपकी जनसंख्या है। जनघनत्व देखा जाए तो गाजियाबाद बहुत ही डेंस है, और ललितपुर जो आपका है यहाँ पे जगह ही जगह पड़ी हुई है, जाओ बस जाओ। साक्षरता जो है आपका वो गौतम बुद्ध नगर की सबसे ज्यादा और श्रावस्ती की सबसे कम है। पढ़े लिखे सबसे ज्यादा लोग आपके लिटरेट लोग जो है जो आपके वो आपके गौतम बुद्ध नगर में सबसे ज्यादा हैं, और थोड़े से कम पढ़े लिखे लोग जो हैं आपके वो श्रावस्ती में पाए जाते हैं। लिंगानुपात जो है आपका जौनपुर का 10-24 सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा आपका जो 1024 है, 1024 1 GB। यहाँ का लिंगानुपात जो है वो 1 GB का है, याद रखेंगे। लिंगानुपात 1 GB कौन से? जौनपुर जा से GB। और गौतम बुद्ध नगर का 851, तो यहाँ पर सबसे कम है, ठीक है। शिशु लिंगानुपात कितना है? बलरामपुर में सबसे ज्यादा है, और बागपत में सबसे कम है। ये कितना है वो मैं आपको एक स्पेशल क्लास जब होगी तब बताऊंगा। अगर यहीं बता दिया तो स्पेशल क्लास लेने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। एससी जनसंख्या जो है, शेड्यूल कास्ट की जो जनसंख्या है वो आपका सीतापुर में सबसे ज्यादा है, और संख्या के मामले में देखा जाए तो, और बागपत में सबसे कम है। और आपका एसटी जनसंख्या आपकी सोनभद्र में सबसे ज्यादा है, और बागपत में सबसे कम है। तो बागपत एससी एसटी के मामले में पीछे है। ओके, यूपी में देश की कुल एससी जनसंख्या अनुसूचित जाति का सर्वाधिक प्रतिशत रहता है, 16.6%। ठीक है, तो अब ये एक अच्छा फैक्ट बन जाता है, इसको आप याद रखेंगे। यूपी की कुल आबादी में एससी 20.7 और एसटी मात्र 0.6% है। यूपी में जनजातियां बहुत कम है, ठीक है। अभी देखते हैं सेंसस को, एक इधर हम फिर से एक बार देख लेते हैं। चीजें इतनी बहुत रिकॉल होंगी कि आप भूलने का नाम नहीं ले सकते हैं मेरे भाई। साक्षरता उत्तर प्रदेश की कितनी है? 67.7% है। पुरुष साक्षरता कितनी है? 77.3% है। महिला साक्षरता आपकी कितनी है? 57.3 या फिर 2 आप कह सकते हैं। अंतर कर करीब इनके बीच का अंतर क्या दे रखा है? 20.1% का अंतर दे रखा है महिला और पुरुष की साक्षरता में। गौतम बुद्ध नगर की साक्षरता करीब करीब आपकी 20.12% है, और श्रावस्ती की है आपका
0.74%, जो कि काफ़ी कम है। घनत्व की बात करें तो 800 जनघनत्व जो है आपका, वो आपका 829 है उत्तर प्रदेश का, और 1 वर्ग किलोमीटर में 829 लोग रहते हैं। टॉप पे गाजियाबाद है, 3971 लोग 1 वर्ग किलोमीटर के एरिया में रहते हैं। और आपका जो बॉटम में मतलब सबसे नीचे जो है आपका ललितपुर है, ललितपुर में आपका 242 है। ग्रामीण जो है आपके 77.7 है। प्रयागराज टॉप पर है, प्रयागराज में सबसे ज़्यादा गांव है। और नगर में, जो नगर की बात करूँ, जैसे गाजियाबाद हो गया, तो गाजियाबाद क्या है, 22.3%। मतलब यहाँ पे ग्रामीण जनसंख्या है, ग्रामीण जनसंख्या नहीं, ग्रामीण एरिया है ना, तो इतना एरिया आपका ग्रामीण है। गाजियाबाद सबसे टॉप पर है किसमें, नगर के मामले में। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, ये आपका जो 22.7 है प्रतिशत है, 22.3% है, ये आपका सबसे ये नगरों की संख्या यहाँ पर दी गई है। ठीक है, 1 मिनट। ठीक है, अभी देखेंगे ब्रह्मास्त्र फैक्ट जो आपके यहाँ पर दिए हैं। सबसे बड़ा जिला आपका प्रयागराज है, सबसे छोटा महोबा है। 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले आपके 7 जिले से लखनऊ, कानपुर हो गया, लखनऊ होगा, गाजियाबाद हो गया, और बाकी और भी हैं, आप देख लेना। और हिंदू धर्म में आपका कितना है, 79.73% है। और मुस्लिम जो है आपको 19.26% है। बाकी कैसे अभी दिए हैं आगे, और मैंने इसको दिया है। लिंगानुपात 912,000, वही चीज़ें हैं। सर्वाधिक जो आपका लिंगानुपात है वो जौनपुर का है, 1024। और गौतम बुद्ध नगर का है, थोड़ा सा कम है, 851 है ना। गोविंद वल्लभ, सब माफ़ करना, गोविंद नहीं, गौतम बुद्ध नगर में आपका सबसे पढ़ा लिखा शहर है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर बेटियाँ सबसे कम हैं। और यहाँ पर आप चीज़ें देख पा रहे होंगे, इसको पढ़ेंगे आप। बागपत में ST ना के बराबर है। अभी देखते हैं यहाँ पर प्रशासनिक इकाइयाँ कैसे कैसे दी गई हैं। तो उत्तर प्रदेश के मार्च 2024 तक का ये डाटा यहाँ पर दिया गया है। अगर आपको चीज़ें लगती हैं कि ये गलत हैं, तो आप अपडेट हो सकते हैं। आपके हाथ में फ़ोन है, गूगल है, इंटरनेट है, हर चीज़ें हैं। तो मंडल कितने हैं मेरे भाई, 18 हैं। सबसे नया मंडल जो आपका अलीगढ़ मंडल है, वो आपका 2008 में बना है। 75 जिले हैं आपके, 75 जिले हैं। तहसील 351 है। अब लगभग लगभग में है 351, अभी तो 351 ही है, लेकिन ये बदल भी सकती हैं, मतलब बदलती रहती है ना, तो लगभग ही लिखो इसको तुम। और नगर निगम 17 है। सबसे नया शाहजहांपुर 2018 में ये नगर निगम बनाया गया है। 826 ब्लॉक हैं। ग्राम पंचायतें करीब करीब 59,073 लगभग लगभग पंचायतें दी गई हैं। अब इसको हम समझते हैं ट्री के थ्रू। आपका जो तना होता है बॉडी का, वो राज्य सरकार है। उसके बाद आपका फिर एक जो सीधा निकल जाता है मंडल, मंडल के सबसे छोटी इकाइयाँ उसके आती हैं। मंडल के बाद जो मंडल से आपके जिले निकलते हैं, जिले से आपकी तहसीलें निकलती हैं, तहसीलों से आपके विकास खंड निकलते हैं। 822 से ज़्यादा विकास खंड आपके दिए गए हैं यूपी में। और ग्राम पंचायतें आपकी 58,159 ग्राम पंचायतें हैं, करीब 59,000 मान लो। और 59,000 कहीं आपका आएगा तो 59,000 प्लस ही लगाना। और आपका 1,06,000 से ज़्यादा करीब करीब यहाँ पर आपके गांव दिए गए हैं। ठीक है, राज्य उत्तर प्रदेश, लखनऊ, राज्यपाल आपके आनंदीबेन पटेल जी हैं, योगी जी इसके मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश का एक देखोगे मंडल का हो गया, और एक नगरीय निकाय हो गया। तो नगरीय निकाय में हम नगर निगम देखेंगे। नगर निगम सबसे बड़ी इकाई होती है, जिसमें जिनकी संख्या, इनकी 17 संख्या है। और नगर पालिका परिषद आपकी 200 है, और नगर पंचायत आपके 545 दिए गए हैं। अभी इधर देखें तो मंडल, मंडल के बाद आता है आपका जिला, जिले 75 है, मंडल 18 है। जिले में आपके तहसील आते हैं, तहसील आपकी 351 है, 351 तहसील है। फिर उसके बाद आता है आपका ब्लॉक, ब्लॉक यानी कि विकासखंड जो होते हैं वो आपके 826 के करीब हैं। और ग्राम पंचायतें करीब 59,073 के करीब हैं इसमें। ठीक है, और ये इन सब चीज़ों में आप अपडेट होते रहेंगे। क्या होते रहेंगे, अपडेट होते रहेंगे, क्योंकि ये चीज़ें बदलती रहती हैं। ये कोई स्टिल फैक्ट या डाटा नहीं होता है। आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा, ये देखो इस तरह से चीज़ें हैं, है ना। उत्तर प्रदेश के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे वो गोविंद वल्लभ पंत थे, जो जब अंतरिम सरकार का गठन हुआ था 1946 में, तब ये आपके जब चुनाव हुए थे प्रांतों में, प्रांतीय चुनाव हुए थे, तब ये आपके यहाँ जो 1946 में ये आपके CM रहे थे। 1946 से लेकर के 1954 तक रहे थे आपके गोविंद वल्लभ पंत। प्रथम राज्यपाल थी श्रीमती सरोजनी नायडू, 15 अगस्त 1947 से लेकर के 2 मार्च 1949 तक। प्रथम विधान परिषद सभापति थे श्री चंद्रभाल जी, और
प्रथम लोकायुक्त थे विशंबर दयाल। इलाहाबाद हाईकोर्ट के प्रमुख प्रमुख या फिर मुख्य न्यायाधीश जो स्वतंत्रता के पूर्व थे सर वाल्टर मॉर्गन थे। ठीक है, अब आप ये बताएंगे कि स्वतंत्रता के बाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट यानी कि जो आपका अभी भी इलाहाबाद हाईकोर्ट ही है, उसके न्यायाधीश कौन थे जी। इसका ये वाला काम आपका होमवर्क का रहेगा। आधुनिक और विविध प्रथम चीनी मिल आपकी प्रतापपुर देवरिया में है, तो ये भारत की भी पहली है, याद रखेंगे इसको। प्रथम केंद्रीय कारागार आगरा 1844 में, और आपका प्रथम हवाई डाक सेवा प्रयागराज से नैनी 1911 में, भारत की प्रथम। और एशिया का सबसे बड़ा पार्क जो है आपका जनेश्वर मिश्र पार्क, जो कि लखनऊ में है, और इसको समाजवादी पार्टी के द्वारा बनवाया गया था। ये नहीं पूछेगा तुमसे, हटाओ। और प्रथम बायोटेक पार्क आपका लखनऊ में है। देश का पहला फिल्म सेंटर यानी कि फिल्म सिटी आपकी कहाँ है, नोएडा में है। देश का पहला नाइट सफारी पार्क नोएडा में है, जो अभी भी बन रहा है। अभी यहाँ पे देख लेते हैं, कुछ नई चीजें भी यहाँ पर लिखी हुई हैं, जैसे राजनीतिक और प्रशासनिक नेतृत्व तो क्या है, और आपका ऐतिहासिक और अन्य अन्य महत्वपूर्ण जो जिसमें प्रथम चीजें हैं वो यहाँ पर दी गई हैं। प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत सागर थे, पंत सागर नहीं मतलब पंत तक ही है। और प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी, देश की भी ये पहली थी। प्रथम राज्यपाल महिला व देश की सरोजनी नायडू थी। प्रथम मुख्य न्यायाधीश इलाहाबाद हाईकोर्ट के सर वाल्टर मॉर्गन जी थे। और प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन जी। और प्रथम लोकायुक्त थे विशंबर दयाल। अब देखते हैं इस प्रथम विश्वविद्यालय जो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1887 में इसका शुभारंभ हुआ था। और प्रथम हिंदी दैनिक अखबार जो था हिंदुस्तान, ये प्रतापगढ़ से शुरू हुआ था 1887 में ही। प्रथम चीनी मिल आपकी प्रतापपुर देवरिया में है, देश की भी पहली है आपकी। और प्रथम हवाई डाक सेवा प्रयागराज से नैनी शुरू हुई थी 1911 में। प्रथम टाइगर रिजर्व दुधवा नेशनल पार्क है आपका। और प्रथम फिल्म सिटी आपकी नोएडा में है। यूपी की अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान क्या रहा है, देखो कृषि जलवायु क्षेत्र यूपी में 9 है, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, आप इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये। किसान भाई योजना 1992 में शुरू हुई थी। चकबंदी योजना आपकी 1954 में शुरू हुई थी। ठीक है, अगर किसान भाई योजना की बात करें तो इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य ये था कि आपकी जो इसमें इसका ये उद्देश्य ये था कि जो बिखरी हुई जमीनें हैं, है ना, बिखरी जमीनों को एक करना और चकबंदी करना उनकी। मान लो यहाँ पर आपकी एक जमीन है, एक वहाँ पर जमीन है, और बीच में किसी और की खेत है, तो इसको चकबंदी करके एक कर दिया जाए तो वो चकबंदी कहलाता है। चकबंदी योजना हो गया 1954 में शुरू हुआ था, बिखरी जमीनों को एक करने के लिए। और किसान बही योजना, बही मतलब बही खाता, आप सुने ना, बही खाता यानी कि हर एक जमीन का डाटा एक पासबुक के टाइप में आपका सेव रहे। आप उसको जैसे अभी आप क्या भूलेख में आप सर्च करते हैं अपना डाटा संख्या वगैरह डाल के, तो आपकी चीज़ें निकल के आ जाती हैं, वही चीज़ यहाँ पे फॉलो होती थी। उत्पादन में यूपी नंबर 1 किस में है, गेहूं में, गन्ना में, आलू में। कुल खाद्यान्न यानी कि जो अनाज है उसमें, हरी मटर में, आम में, और दुग्ध उत्पादन में राजस्थान और यूपी में स्थान बदलता रहता है। वर्तमान आंकड़ों के अनुसार यूपी शीर्ष पर है, तो इसको आप याद रखेंगे। अभी देखते हैं यहाँ पर किसान क्रेडिट कार्ड योजना जो आपकी केसीसी योजना है, ये आपकी कब शुरू हुई थी, कहाँ शुरू हुई थी, कैसे शुरू हुई थी, ये सब चीज़ें इसमें हम पढ़ेंगे। सबसे पहले देखेंगे जो आपकी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रही है, तो ये एक केंद्र की मतलब केंद्र सरकार की एक ये योजना है, जहाँ पर यहाँ पर क्या दिखाया गया है कि फसल का बीमा किया जाता था, किया जाता है, अभी भी किया जाता है। और इसको शुरुआत इसकी कब हुई थी, इसकी शुरुआत आपकी 13 जनवरी सन 2016 में की गई थी। ठीक है, और ये अनुमोदित हुआ था कैबिनेट के द्वारा। वो कौन सी कैबिनेट थी, वो केंद्र सरकार कैबिनेट थी, भाई पीएम मोदी, भाई मोदी जी, है ना। और किसान क्रेडिट कार्ड अब आता है, तो किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी, इसकी शुरुआत 1998 में हुई थी। इससे क्या था, एक लोन, सस्ता और आसान ऋण, इससे आप जो किसान भाई हैं वो इससे ले सकते थे। कृषि आधार की बात करें, जो 65% जनसंख्या जो है आपकी, वो पॉपुलेशन बेस्ड ऑन डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर है। देश में प्रथम गन्ना, गेहूं, आलू, दूध, ये सब आपके पहले हैं। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना योजना जो आपकी है, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना योजना, इसमें क्या है, उत्तर प्रदेश में जो किसान है दुर्घटना से मृत्यु हो जाना या विकलांगता होने पर 5 लाख तक की आर्थिक सहायता दी जाती है। इसमें क्या होता है, और ये शुरू कब हुआ था इसके बारे में तो कुछ जानकारी नहीं है, बट ये हाँ यूपी गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, और पर ड्रॉप मोर क्रॉप आपका सिंचाई से संबंधित है, मतलब किसी पानी की बर्बादी को रोकना तथा सिंचाई की तकनीक को बदलना इसमें शामिल है। और यहाँ पर सिंचाई के स्रोत नलकूप, नहर, कुआं। नलकूप सबसे ज़्यादा कहाँ पे हैं आपका, यूपी में। और सर्वाधिक नहरें कहाँ पर हैं, आप ये बताएंगे सबसे ज़्यादा नहरों वाला जिला उत्तर प्रदेश का कौन सा है। ठीक है,
कृषि विश्वविद्यालय 5+1 केंद्रीय विश्वविद्यालय आपका ये यहाँ पर बन जाते हैं। और ई नाम पोर्टल क्या है, ई नाम पोर्टल में है भैया, ई नाम पोर्टल के पहले तो ये समझिए कि इसकी शुरुआत कब हुई थी। इसकी शुरुआत हुई थी भैया 14 अप्रैल सन 2016 में इसकी शुरुआत हुई थी। और इनाम पोर्टल क्या था, ऑनलाइन बाजार का जुड़ा हो, मतलब ई नाम पोर्टल को एक क्या बताते हैं, डिजिटल बाजार बनाना, बीच के जो बिचौलिए थे उनसे इसको छुट्टी देना, उससे मुक्ति देना, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश भारत में स्थान और विशिष्ट तथ्य पढ़ेंगे, उसके बाद आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। जनसंख्या देश में सर्वाधिक 16.51% है। कुल खाद्यान्न उत्पादन देश का लगभग 18.19%। अनाज अकेले यूपी में पैदा होता है। गेहूं प्रथम स्थान है, गन्ना प्रथम स्थान है। इसे भारत का शक्कर का प्याला कहा जाता है, यानी कि बाउल ऑफ शुगर केन भी कहा जाता है। सॉरी, शुगर केन नहीं, शुगर ही कहा जाता है सिर्फ। और सेकंड नंबर पे आपका पंजाब आता है गेहूं के उत्पादन में। आलू में प्रथम स्थान है, आम और आंवला में प्रथम स्थान है, दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान है, और पशुधन में भी यूपी का नंबर 1 स्थान है। रेल मार्ग की लंबाई भारत में सबसे ज़्यादा यूपी में ही फैली हुई है। राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई सबसे ज़्यादा यूपी में फैली हुई है। बैंक शाखाएं और डाकघर भी सर्वाधिक यूपी में ही है। एमएसएमई का मतलब होता है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग, यानी सर्वाधिक इकाइयों वाला 14% से अधिक सिर्फ यूपी में ही है। और एक्सप्रेस वे सर्वाधिक संचालित एक्सप्रेस वे आपका उत्तर प्रदेश में है। और एक्सप्रेस वे प्रदेश कहा जाता है। लगभग 5 से 5 एक्सप्रेस वे के करीब यूपी में है। योजनाओं में अव्वल है, कौन कौन सी योजनाओं में अव्वल है, तो पीएम आवास योजना में सबसे ज़्यादा घर यूपी में बने हैं। पीएम स्वनिधि योजना भी सबसे ज़्यादा यूपी में, इसी में टॉप में है। शौचालय निर्माण सबसे ज़्यादा यूपी में हुए हैं। और उज्ज्वला के गैस कनेक्शन जो दिए गए हैं वो भी आपके यूपी में सबसे ज़्यादा दिए गए हैं अब तक। तृतीय स्थान किसमें किसमें रहा है, रैंक 2 किसमें किसमें रही है, आप देखेंगे चावल में प्रथम स्थान जो है आपका पश्चिम बंगाल है। चीनी, महाराष्ट्र और यूपी के बीच कांटे की टक्कर रहती है। गन्ने में यूपी नंबर 1 पर है, लेकिन चीनी मिलों की रिकवरी रेट के कारण कभी कभी महाराष्ट्र आगे निकल जाता है। अर्थव्यवस्था यानी कि जीएसटीपी, यानी कि जो स्टेट जीडीपी जिसको हम क्या कहते हैं, और यूपी भारत की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है, तमिलनाडु और गुजरात को पछाड़कर। ठीक है, अभी पहले पे कौन सी है, महाराष्ट्र है, पहले पे महाराष्ट्र है। फिर देखते हैं यहाँ पर चीज़ें क्या दी गई हैं आपका, बस वही है अपना, इसको आप रिवीजन करेंगे आप इसका। ओके, वही सब चीज़ें दी गई हैं यहाँ पर। ओके, कर लेंगे आप इसको। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी पढ़ेंगे। एक जिला एक उत्पाद क्या है, देखो 1 ODOP क्या है, इसकी भी एक स्पेशल क्लास लगेगी। इसको आप यहाँ पे ओवरव्यू लीजिए आप बस। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, यानी कि हर एक जिले से वहाँ का लोकल का एक ऐसा प्रोडक्ट होगा जिसको एक नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक ले जाया जाएगा। काला नमक चावल आपका सिद्धार्थनगर में होता है, इसे बुद्ध का महाप्रसाद भी कहते हैं। टेराकोटा मिट्टी की कला आपकी गोरखपुर में है। इत्र आपका कन्नौज बनता है। ढोलक अमरोहा में बनता है। हींग हाथरस में बनता है। आपका जो ताला जो है अलीगढ़ में बनता है। और ये आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 की 30 तारीख की पहली शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ताला वाला पूछा गया था। और आपका एक पीतल नगरी है जो आपकी, इसमें दिया है, इसमें नहीं दिया, पीतल नगरी जो आपकी मुरादाबाद है वो भी उसमें पूछा था। और चाकू रामपुर के फेमस है। कांच की चूड़ियाँ फिरोजाबाद की। सुहाग नगरी इसको हम जानते हैं। उद्गम और शुभारंभ यानी कि ओडीओपी की स्टार्ट कब से हुआ था, 24 जनवरी 2018 को यूपी दिवस के दिन इसको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा जापान के ओवीओपी मॉडल जो कि 1979 में आया था उससे प्रेरित होकर के ये स्कीम शुरू की गई थी। और प्रदेश के पहले स्थापना दिवस पर ये शुरू हुआ था। पहला स्थापना दिवस कब मनाया गया था, 2018 में। ओके, उद्देश्य और दृष्टिकोण क्या है इसका, पारंपरिक कला शिल्पकला, स्थानीय रोजगार सृजन करना, पलायन पर रोक, जिले की विशिष्ट पहचान एवं आर्थिक विकास, बुनकर शिल्पियों उद्यमियों का सशक्तिकरण करना। कन्नौज का इत्र है, वाराणसी का रेशम, अलीगढ़ के ताले, सिद्धार्थनगर का काला, गोरखपुर का टेराकोटा, आगरा चमड़ा उत्पाद, आगरा के पेठा है वैसे, आगरा का, चलो अच्छा। फिरोजाबाद की चूड़ियाँ, इसमें थोड़ा डाउट है मुझको, देखेंगे इसको। और वित्तीय सहायता, ट्रेनिंग और टूल किट वितरण करना, मतलब एक ई कॉमर्स और अमेजॉन फ्लिपकार्ट से जुड़ाव करना, राष्ट्रीय पहचान देना लोकल चीजों को। ओके, सांस्कृतिक राजधानी क्या है आपकी, वाराणसी। इसे एससीओ संघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक एवं पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है, आप याद रखेंगे इसको। कुंभ मेला यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज सूची में शामिल किया गया है कुंभ मेला को। ऊर्जा संसाधन, नरोरा सिंगरौली आपका कोयला आधारित बिजली उत्पादन का बड़ा केंद्र है।
और यूपी का एकमात्र परमाणु विद्युत संयंत्र जो है आपका, परमाणु विद्युत संयंत्र आपका नरौरा में लगा हुआ है। इसके बारे में समझ लेते हैं एक शॉर्ट में। जैसे आपकी ऐतिहासिक स्मारक ताजमहल हो गया, सांस्कृतिक विरासत कौन कौन सी, काशी विश्वनाथ मंदिर हो गया, बड़ा इमाम बाड़ा लखनऊ में हो गया, और संगीत में देखें तो कथक नृत्य हो गया, ख्याल और ठुमरी गायन हो गया, बनारसी रेशम व चिकनकारी शिल्प हो गए। बनारसी रेशम बनारस का है और चिकनकारी आपका लखनऊ में है। पर्व और मेले से आपका दिल्ली की दिवाली, अयोध्या की होली, बरसाना को मेला, प्रयागराज का साहित्यिक योगदान, तुलसीदास, कबीरदास, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद जैसे बहुत ही महान कवि यूपी में पैदा हुए हैं। ताप विद्युत गृह अनपरा हो गया, ओबरा हो गया, हरदुआगंज हो गया, ये सब कोयला आधारित हैं। और जल विद्युत आधारित है आपके रिहंदबाद हो गया, माता टीला हो गया, जो कि बेतवा नदी पर बना हुआ है, जो कि बेतवा नदी पर बना हुआ है। और नवीकरणीय ऊर्जा और सौर ऊर्जा में बुंदेलखंड, बायोमास और पवन ऊर्जा में आपका बढ़ती क्षमता का एक केंद्र है। परमाणु ऊर्जा नरौरा परमाणु एकमात्र है ये। ओके, चलो अब रैपिड रिवीजन करते हैं, इससे आपका पूरा कंप्लीट चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा थ्रू 20 क्वेश्चंस। उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश का 24 जनवरी 2018 से प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है। आपको इसको याद रखेंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का सबसे बड़ा और सबसे छोटा जिला कौन सा है? सबसे बड़ा जिला है आपका लखीमपुर खीरी, सबसे छोटा है हापुड़ 660 वर्ग किलोमीटर। और सवाल, यूपी का कौन सा जिला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में शामिल होने वाला अंतिम 8वां जिला है? तो आपका शामली है। मैं चीजें आपको बताया था। उत्तर प्रदेश सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो शारदा नहर सबसे लंबी है। गोकुल बैराज परियोजना का संबंध किस चीज से है? तो आपका पेयजल से, मथुरा आगरा के लिए, ना कि सिंचाई से। तो आप याद रखेंगे गोकुल बैराज, तो आपका मथुरा आगरा में आपका गोकुल बैराज परियोजना आया है पेयजल के लिए। यूपी में यूरेनियम के भंडार किस जिले से? ये मतलब ये जो क्वेश्चन है ये सब मिक्स क्वेश्चन है ना, ये मिक्स क्वेश्चन है हर टॉपिक के। यूपी में यूरेनियम किस भंडार से, किस जिले में मिलते हैं? सबसे ज्यादा ललितपुर में आपका यूरेनियम पाया जाता है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो मथुरा में है। जनगणना 2011 के अनुसार यूपी का सर्वाधिक स्लम आबादी किस नगर में सबसे ज्यादा? मेरठ, बहुत 70% में सबसे अधिक, अब मेरठ में स्लम सबसे ज्यादा है। और यूपी की सबसे लंबी नदी कौन सी है और यह यूपी में किस जिले में प्रवेश करती है? तो गंगा नदी बिजनौर जिले से प्रवेश करती है और बलिया से बाहर निकल जाती है। अवनी लेखरा या खेल जगत को छोड़कर यूपी के किस जिले को खेल का सामान बनाने के लिए प्रसिद्ध है? मेरठ। अवनी लेखरा जी हैं जो आपकी मेरठ से हैं। और उत्तर प्रदेश विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? 403 है। एंग्लो इंडियन का आरक्षण अब समाप्त हो चुका है, जो कि आर्टिकल 331 में हुआ करता था, 331 में हुआ करता था। इसको आई थिंक सो 101वें संविधान संशोधन के तहत इसको समाप्त कर दिया गया। 101वें, हाँ शायद। चलो इसको अभी नहीं देखेंगे, थोड़ा सा श्योर हो जाऊंगा तब बताऊंगा। यूपी में सर्वाधिक मेले आपके होते हैं मथुरा में। और सुरहताल पश्चिमी बिहार जो आपका किस जिले में है? तो बलिया जिले में है। प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य जो है आपका कौन सा है? तो कथक है। उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कानपुर को कहते हैं। चमड़ा और कपड़ा उद्योग के कारण यूपी में सर्वाधिक वर्षा और न्यूनतम वर्षा वाले जिले कौन से? सबसे ज्यादा वर्षा जो होती है आपकी गोरखपुर में होती है, न्यूनतम वर्षा आपकी मथुरा में होती है। आंवला नगरी किसे कहते हैं? प्रतापगढ़ को कहते हैं। यूपी खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1960 में हुई थी। उत्तर प्रदेश में प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो लखनऊ में है। प्रसिद्ध कुंभ मेला प्रयागराज में लगता है, गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर। चोमू भाई आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करेगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ, क्योंकि ऐसा कंटेंट आपको शायद ही कहीं मिले इतने कम समय में। ठीक है, ठीक है, आपको मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर कर देना, और हाँ, दिल मत तोड़ना, कर देना भाई। ठीक है, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।